बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आज वीकेंड है और वीकेंड को सभी लोग प्लान करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना वीकेंड स्पेंड करना है। मौसम अच्छा खासा सर्द है, रात अच्छी खासी सर्दी थी, तो ज़रूर आप अपना वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी प्लानिंग में इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो हम शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के पहले सेगमेंट से जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। जी तो नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आज मौसम कैसा रहेगा, पूरे दिन का टेम्परेचर कैसा है। सबसे पहले मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी, उसके बाद हम आज बाहर का मौसम कैसा है ये भी जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, टेम्परेचर की क्या सूरत हाल रहेगी। तो टेम्परेचर की डिटेल्स है हमारे सामने। सुबह 9 बजे का मौसम आप देख सकते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। सुबह 10 बजे अगर हम बात करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड मौसम किया गया था और इसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत में जो है वो अच्छा खासा इजाफा भी होता नजर आ रहा है। और इसके बाद जी आप देख सकते हैं 12 बजे का मौसम आपके सामने है 13 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्टली क्लाउडी रहेगा मौसम, यानी आसमान पर बादल ही बादल हमें नजर आएंगे। विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर और ह्यूमिडिटी 74% रिकॉर्ड की जाएगी। 12 बजे के बाद दोपहर 3 बजे का मौसम मैं आपको बताती चलूं कि दोपहर 3 बजे मौसम कैसा रहेगा। 18 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर इसके बाद विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चलेगी। ह्यूमिडिटी 60% रिकॉर्ड की जाएगी। 3 बजे के बाद शाम 6 बजे मौसम जैसे जैसे शाम होती है सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता चला जाता है। 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा मौसम और फिर इसके बाद विंड स्पीड होगी 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चलेगी। ह्यूमिडिटी 70% रिकॉर्ड की जाएगी। और जी 6 बजे के बाद रात 9 बजे मौसम कैसा रहेगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ जी। 10 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम होगा और इसके बाद विंड स्पीड होगी 7 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चलेगी। ह्यूमिडिटी 80% रिकॉर्ड की जाएगी। तो आज दिन भर का मौसम कैसा रहेगा ये आपके साथ हमने शेयर कर दिया है। सर्दी है बहुत ज़्यादा और इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत होती है। पूरे हफ्ते का मौसम भी आपके सामने है। तो मौसम की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त बाहर मौसम कैसा है। कल जैसे धुंध थी, आज भी सुबह मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुल्की धुंध थी। तो मौसम कैसा है, कोमल की तरफ चलते हैं। जी कोमल, बताइएगा इस वक्त शहर का मौसम कैसा है। ना इस वक्त मौसम के हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि मौसम खासा सर्द है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आसमान पर बादलों के डेरे भी बरकरार हैं। और अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सुबह के वक्त दर्जा हरारत जो था वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। इस वक्त 11 डिग्री, इसका मतलब है सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है और हवा में नमी का तनासुब 86% और हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। और अगर बात की जाए महकमा मौसमियात के हवाले से तो महकमा मौसमियात का आइंदा 24 घंटों के दौरान ये कहना है कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 4 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री रहने का इम्कान है। गर्द आलूद फिजाओं के बाइस एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 रिकॉर्ड की गई है, जिसका मतलब ये है कि वो इंसानी सेहत के लिए निहायत मीज़र है। लिहाजा दौरान ड्राइविंग या घर से निकलते वक्त मास्क के इस्तेमाल को लाजमी बनाया जाए ताकि हर किस्म की बीमारी से बचा जा सके। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ ही कोमल और मौसम की सूरत हाल बता रही थी और कोमल ने ये भी हमें बताया कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि कोरोना इज़ वेरी मच देयर। तो एहतियात की जहाँ पर बात की जाती है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप घर से बाहर निकलते हुए इन चीज़ों को ज़रूर इसका ख्याल रखें ताकि आप अपने आप को महफूज रख सकें। कुछ बात कर लेते हैं आज शहर की सूरत हाल की। कुछ खबरें हमारे पास हैं, टॉप स्टोरीज, उनकी तरफ चलते हैं। आज की पहली खबर क्या है जी। महंगाई पर पेट्रोल डाल दिया गया, फी लीटर 3.20 रुपये मजीद महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 109 रुपये 80 पैसे मुकर्रर। गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर से सारिफीन को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की रवानी के लिए अहम सड़कों की रीमॉडलिंग का फैसला।
अगली खबर है प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स मजीद एक हफ्ता बंद रहेंगे। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज जो कि आपने जान ली हैं और जिनमें ऑलमोस्ट हमें कुछ मसाइल ही नज़र आ रहे हैं और कुछ मसाइल को हल करने की कोशिश भी की जा रही है। तो सबसे पहले इन टॉप स्टोरीज को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोमरू साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सोमरू साहब, आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास नाज़रीन है जी, अवाम की दुखती रग इस वक्त जो है वो महंगाई बन चुकी है। हर रोज महंगाई की एक खबर हमारे पास होती है, लेकिन पेट्रोल एक बार फिर से महंगा हो जाना, अब जवाब क्या है वो तो आगे चल के हम डिटेल में जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन महंगाई पे महंगाई और फिर इसके बावजूद ये कहना कि अवाम के बारे में सोच रहे हैं, अवाम का मुस्तकबिल संवार रहे हैं, आई डोंट नो कि ये कहाँ से जस्टिफाई है। क्या कहेंगे अकमल? देखिए ना, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने एक महीने में 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया और ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। इससे पहले तो एक शेड्यूल होता था कि जब महीने के आखिरी दिन होता है तो उस दिन को ये फैसला किया जाता है कि कल से पेट्रोल की नई कीमत क्या होगी, लेकिन एक महीने में 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना तो ये तशवीशनाक भी है और इसका बरह रास्त जो इम्पेक्ट है वो एक आम सारिफ पर है, जिसके पास मोटरसाइकिल है या गाड़ी है या वो सनद चलाता है जो भी। बता दें। अच्छा, उसी तरफ आते हैं ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कल जब ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की समरी की मंजूरी वज़ीर आज़म ने दी तो साथ ही थोड़ी देर बाद पंजाब में फिरदौस आशिक ऐवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि जनाब हम पेट्रोल पर सब्सिडी नहीं दे सकते और ख़जाने में इतने पैसे नहीं हैं कि हम पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दें। ये उनकी तरफ से बयान आया, यानी पहले समरी मंजूर हुई, अभी आवाम जो है वो उसके मुतालिक सोच रही थी कि अब नई कीमत जो है वो 110 रुपये यानी 109 रुपए और 80 पैसे की तो करेंसी वैसे ही बंद है पाकिस्तान में, पैसा तो होता ही नहीं, तो वो आप उसको ग्रॉस फिगर में करेंगे तो 110 रुपये लीटर पेट्रोल आपको मिलेगा। अब 110 रुपये लीटर पेट्रोल भी कर दिया और साथ में आप ये धमकी भी दे रहे हैं, बल्कि ये आपने बड़े ही सख्त लहजे में कहा कि हम पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी नहीं दे सकते। अच्छा, उसके बैकग्राउंड रीजंस हमें समझना होगी। सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान ने मुआहदा जब IMF के साथ किया था तो उस मुआहदे के तहत ये तय था कि आप जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो पब्लिक को रिलीफ देते हैं सब्सिडी की मद में, उस सब्सिडी को ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे और उसमें सबसे बड़ी जो सब्सिडी की रेशो है वो आपकी बिजली के हवाले से और फिर आपकी पेट्रोल के हवाले से, तो आप इसको ख़त्म करेंगे। अब उस मुआहदे पर अमल दरामद करना है और आपने रिपोर्ट देनी है कि अगर हम पहले इतने अरब सब्सिडी दे रहे थे तो इसमें हमने इतनी कटौती कर दी है, हम ग्रेजुअली कम करते जा रहे हैं और साथ में कीमतें भी बढ़ाते जा रहे हैं। जब सब्सिडी कम होगी कीमतें बढ़ेंगी। अच्छा, दूसरा आप ये काम कर रहे हैं कि जो महंगाई आपने कंट्रोल करनी है उसको कंट्रोल करने का दावा या ऐलान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर चीज़ महंगी है, चाहे वो अशिया ज़रूरियाँ हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब ये फैसला भी किया जा रहा है कि बिजली की कीमत में फी यूनिट भी इजाफा किया जाएगा। आप एग्री भी करेंगे कि पेट्रोल मजीद महंगा होने से महंगाई की एक नई लहर आएगी, क्योंकि आप देखते हैं ना जैसे आएगी नहीं, शुरू हो जाएगी। अभी आप देखिएगा आज से की मद में लोग कहेंगे कि किराए बढ़े हैं। अच्छा, फिर आपकी बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। अब इस सारे गेम को समझना है ना अगर, तो जो पेट्रोलियम कमीशन की जो रिपोर्ट पब्लिक हुई थी ना 17 दिसंबर 2020 में, उसको पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे यहाँ ऑयल के अंदर जो बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं वो किस तरह से पाकिस्तान की आवाम का खून चूस रही हैं और किस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने। अवाम का आपने जिक्र किया है तो अवाम का रद्द-ए-अमल जानना नाज़रीन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो हालिया पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, एक के बाद एक दफा फिर इजाफा हुआ, तो अवाम जो कि ऑलरेडी दुहाइयां दे रही है, कुव्वत खरीद अवाम की खत्म हो चुकी है, लेकिन असर इसका किसी पे नहीं हो रहा। जीशान सफदर इस वक्त बाहर मौजूद हैं और जीशान से हम जानते हैं कि अवाम का इस पर रद्द-ए-अमल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जीशान, क्या हाल चाल है आपके?
जी वालेकुम सलाम मैडम, है ना, आप सुनाएं, आप खैरियत से जी हैं? बिल्कुल ठीक है? ठीक ठाक। मुझे बताइएगा, हम तो यहाँ बैठ के अवाम की बात कर रहे हैं और ठीक भी हैं, अवाम का रद्द अमल क्या है? ऑलरेडी महंगाई और इस पे परेशानी ये है कि एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। तो अवाम से बात करें, हमें बताएं क्या कहते हैं ये लोग। जी बिल्कुल, है ना, जिस तरह से आपने बताया कि इस पे सबसे बुरा असर जो पड़ता है वो आवाम पे पड़ता है। इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जितने भी लोग, जितने भी मोटरसाइकिल सवार या फिर गाड़ियों पे पेट्रोल डलवाने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी शहरी हैं, वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला है और मायूसी का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से नए साल का तोहफा महंगाई की सूरत में दिया गया। एक बार पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ी, मुख्तलिफ जो तेल वगैरह है उसकी कीमत बढ़ी और आज फिर जो है पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत कल के इजाफे से आवाम जो है काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। आवाम का रद्द अमल जानते हैं, इनसे हम बात करते हैं। मुझे बताइएगा, जो कल पेट्रोल 106 रुपए या 105 रुपए फी लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा था, वो आज आपने कितने रुपए में लिया है? और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये दिन ब दिन इजाफा आप क्या समझते हैं, हुकूमत आपके साथ क्या करने जा रही है? हमारे साथ हुकूमत बेइंसाफ़ी करना चाहती है। आए दिन तेल बढ़ जाता है, कोई महंगाई इतनी हो गई है कि हम बड़े तंग हैं, रोटी से आवाज़ार हो गए हैं। जो ये हुकूमत आई है, ये बिल्कुल हुकूमत नाकाम है, कोई इसने काम नहीं किया। जब देखो तेल बढ़ जाता है, जब देखो पेट्रोल बढ़ गया, कभी चीनी पत्ती बढ़ गई है, कोई शय ऐसी नहीं है जो इस पर कंट्रोल हो गई है, ना कंट्रोल करना चाहता है। ये खुद तो बैठा है, आप भी भूखा मार रहा है, हमें भी भूखे मार रहा है, कोई कारोबार नहीं है, कोई मसले मसाइल हर दिन अच्छा 2 दिन आता है ना, परेशानी का आ रहा है। इससे अलावा कोई काम नहीं है, कोई किसी का काम भी नहीं है। हाँ, हर बंदा परेशान है। ये पेट्रोल देख लो, आए दिन बढ़ा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आवाम का रद्द अमल जाना। हमने एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में आज इजाफा हुआ है, डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है, आप क्या समझते हैं कि आम आदमी अब किस तरह से गुजारा करेगा? पेट्रोल की कीमत में इजाफा सिर्फ नहीं हुआ बल्कि इससे जुड़ी तमाम चीज़ों को अब जो है आगे वो महंगाई का सामना करना पड़ेगा, क्या कहेंगे? सर, ये जब पेट्रोल बढ़ता है ना तो हर चीज़ बढ़ती है, तो मेरी समझ से बाहर है। मैंने अपनी ज़िंदगी 50 सालों में ये ऐसी हुकूमत पहली दफ़ा देखी है कि एक माचिस जो है ना वो 2 रुपए की थी, वो आज 5 रुपए की होगी, कोई बंदा पूछने वाला ही नहीं है। कम से कम ये तो पूछो यार, 2 रुपए की बजाय 3 रुपए की कर लो, 5 की तो यार जुल्म है, ज्यादती है यार। एक बंदा घर के लिए माचिस लेने आता तो वो भी 5 रुपए की हम दें, कोई खुदा का वास्ता है। चीनी लेने जाए शाम को रेट और है, दिन और है। घी लेने जाए डेली रेट बढ़ रहा है। एक दफ़ा बढ़ा लो, अगर आपको पैसे की कमी है, एक दफ़ा हर चीज़ को बढ़ा लो, कोई मसला नहीं। ये नहीं है कि आप सुबह को और शाम को और हर वक्त, यानी कि इस तरह से बेतरतीब इजाफे से आपके घर के बजट पे कोई फर्क पड़ता है? घर पे बजट के अलावा दुकानदारों से हमारा झगड़ा होता है कि यार शाम को तो हमने घी लिया 230, अभी तुम 40। आगे दुकानदार ये कहता है लेना लेनी तो आगे हो। ऐसा लफ्ज मैं अपनी जिंदगी में नहीं सुना आज तक कि दुकानदार ये कहता है कि लेनी चीज ले, नहीं तो चल लगे हो। ऐसे ही यार खुदा का बस है और खुदा का बंदे इनको गौर करे, कोई मसला की बना पे। ऐसी हुकूमत मैं कहना नहीं, अगर आधी हुकूमत छड़ देवे। ऐसी हुकूमत यकीन करो कि सिर्फ गरीब आदमी को आटा चीनी घ्यो ते पेट्रोल डीजल सस्ता चाहिए, बाकी कोई शय नहीं होनी चाहिए। अमीर आदमी फैक्ट्री च में काम करना, महीने बाद भी तनख्वाह नहीं मिलती टाइम नाल, महीना पूरा करना, 2 महीने करना काम, 1 महीने की तनख्वाह मिलती जे। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि अवाम की क्या मुश्किलात हैं, किस कदर अवाम जो है वो बिलबिला उठी है, मायूस है और इसके साथ साथ जो रेट्स में इजाफे हुए हैं उससे मुस्तरद कर चुकी है। इस वक्त हमारे साथ एक सिटीजन मौजूद है जिन्होंने पेट्रोल डलवाया। कल 106 रुपए था, आज 109 रुपए। चाचा क्या कहेंगे इस हवाले से? आज का रेट बढ़ गया है, किस तरह से गुजारा होगा? अरे क्या करिए, गरीब आदमी साढ़े राशन का रेट ही बढ़ी जा रहा है, तो तेल दे की करांगे 10 हाँ जी। तब्दीली आ रही है, तब्दीली को क्या कहेंगे? यार ऐसी तब्दीली आ रही है कि हमें परेशानी करके रख दी है तब्दीली ने। ऐसी तब्दीली है, ये कौन सी तब्दीली है? गरीब आदमी पिस रहा है, अब ना कोई कौन सी इतनी महंगाई हो गई है कि सोच से बाहर होगी बात। हाँ जी, हम किधर जाएँ, हमारे बच्चे किधर जाएँ, ये हाल हो रहा है। हाँ जी जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अवाम किस कदर मायूस हो चुकी है, अवाम हुकूमत को मुस्तरद कर चुकी है और इसके साथ साथ जी जीशान, थैंक यू सो मच। ये अवाम के तासुरात हैं कि महंगाई से लोग इस कदर परेशान हैं कि वो सवाल बार बार ये पूछ रहे हैं कि वो कहाँ जाएं, किस तरह अपने बच्चों का पेट पालें। और ये एक्चुअली मुश्किलात हैं जो कि बढ़ती चली जा रही हैं और आगे मजीद बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें एक
पूरी लहर, और ये चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में कि किस तरह से महंगाई जो है उसकी शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। नई लहर तो अब बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, तो मैं यही कहूंगी कि हर गुजरते दिन के साथ महंगाई का तूफान जो है वो काबू से बाहर होता चला जा रहा है। जीशान हमारे साथ है, थैंक यू सो मच जीशान। नाज़रीन, हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और खबर है हमारे पास, अगली मसाइल ख़त्म होने को नहीं आ रहे हैं। महंगाई के बाद एक सबसे बड़ा मसला आवाम का इस वक्त है जी गैस लोड शेडिंग। कम प्रेशर का सामना है मुख्तलिफ इलाकों में, फिर अगर कंप्रेसर आप लगाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। गैस चोरी जो कर रहे हैं उनकी खैर है, वो अगर कुछ पकड़े गए नेटवर्क उनका तो फिर आप मामूली सी कार्रवाई देखेंगे। अदरवाइज आप अगर कनेक्शन गैस इस्तेमाल करें, सॉरी कंप्रेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए मुतहरिक नजर आ रही है हुकूमत भी और SNGPL भी, लेकिन अवाम के मसाइल किसने हल करने हैं? आप तो कार्रवाइयाँ कर लेंगे। अकमल सारिफीन ये कहते हैं वो ज़्यादा बिल भी दे रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी हो रहा है कि बिल हमें मतवातर आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन मसला हल करने के लिए कोई तैयार नहीं। देखिए, ये गैस का और महंगाई का मसला ये नया मसला नहीं है, ये हर महीने हर साल मसला नया नहीं है, लेकिन इस लेवल का मसला भी अकमल कभी नहीं था। मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जब तक हुकूमत या रियासत कंपनियों के खिलाफ और इदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, उस वक्त तक अवाम को इन्हीं मसाइल का सामना रहेगा। जिस तरह से पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद कंपनियों के खिलाफ हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसी तरह से जो गैस सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, अगर उसके खिलाफ हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं करती और तलब और रसद का बहाना जो है वो हर साल, चाहे वो एक्चुअल बुनियादों पर भी क्यों नहीं है, तो उसको सेटल करना वो किसकी जिम्मेदारी है? कंपनी किस बात के पैसे लेती है? बिल्कुल। कंपनी गैस की फराहमी के पैसे लेती है। कंपनी उस गैस की फराहमी की एक टैक्स भी वसूल करती है, अपनी सर्विस चार्जेस भी वसूल करती है, तो कनेक्शन लगाने के भी अच्छे खासे पैसे देती है। अब जब कंपनी ये सब कुछ वसूल करती है तो फिर ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को फैसिलिटेट करे। अब अगर कंपनी या कोई इदारा पब्लिक को फैसिलिटेट नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई किसने करनी है? रियासत ने करनी है, हुकूमत ने करनी है, हुकूमती महकमों ने करनी है। अब जब हुकूमत इदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती बल्कि उनको फैसिलिटेट करती है और उनको रिवॉर्ड देने के लिए प्लानिंग करती है, लेजिस्लेशन करती है, तो फिर क्या होता है? फिर आपको महंगाई होती नजर आती है, फिर आपको अवाम पिसती नजर आती है, फिर ऐसे ही लोग आपको बाहर सड़कों पे जो है वो चीखते पुकारते नजर आते हैं। और अवाम के इस चीखों पुकार के ऊपर रियासत और मौजूदा हुकूमत को कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि उनका हर कदम, हर इकदाम जो कि बुनियादी तौर पर एंटाई पब्लिक है, लेकिन वो ये तस्वीर करती है कि वो पब्लिक के हक में है, इसलिए ढटाई से कर लेती है। जब अवाम का रद्द-ए-अमल हम टाइम टू टाइम दिखाते हैं, अवाम चीखों पुकार कर रही है, जो ऐनक उनके पास है ना, उस ऐनक में वो चीखों पुकार नजर नहीं आती। जो ऐनक लगाकर वो पब्लिक को देखते हैं, जो ऐनक लगाकर रियासत के मामलात को चलाने की नजर वो रखते हैं, वो नजर ना आम आदमी के पास है, ना वो पब्लिक के पास है, ना दानिश्वरों के पास है, ना अपोजिशन के पास है, वो सिर्फ इनके पास है। और इनकी ऐनक जो है वो यही कहती है कि पाकिस्तान में सब अच्छा है और हुकूमत जो कुछ भी कर रही है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में कर रही है और पब्लिक को डिलीवर कर रही है। और जो बुरा हो रहा है वो साबिका हुकूमत की वजह से। और अच्छा, आपने महंगाई के ऊपर काबू पाने में नाकामी का शिकार हुए और आप उसको नथी कर देते हैं कि ये तो साबिक हुक्मरानों का किया धरा है। और साबिक हुक्मरानों ने जो किया है वो तो पास्ट हो गया ना, तो लेकिन आपने क्या किया है? आपने अवाम को नीचे से ऊपर उठाने के लिए क्या इकदाम उठाए? एक चीज तो वाज़ेह है, जब तक LNG नहीं आती है गैस का मसला इसी तरह से रहेगा, घरेलू सारिफीन इसी तरह से रहेंगे। अब जो बार बार दावा किया जाता है जी घरेलू सारिफीन तरजीह हैं, उनको मतवातर गैस फराहम की जाएगी, शेड्यूल जो बनाया गया उसके मुताबिक फराहम की जाएगी और CNG सेक्टर, सनती सेक्टर को बाद में रखा जाएगा। आप मतलब देखें गैस की कीमतों के ऊपर इन्होंने स्लैब्स इंट्रोड्यूस कराए, यानी आपका जो क्यूबिक मीटर के ऊपर गैस आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पॉइंट ऊपर गया तो आप डबल पैसे आप अदा करते हैं। यानी कि जब आपने सारिफ की जेबें खाली करनी हो तो अब आप अपनी पॉलिसी ये इंप्लीमेंट करते हैं कि 2 पॉइंट पे ऊपर चले गए तो आप डबल कीमत अदा करेंगे सिर्फ उस 2 पॉइंट के बदले में। और जब सारिफ आपसे ये मुतालबा करता है कि जनाब हमसे पैसे तो वसूल करते हैं आप, हमें गैस तो फराहम करें,
हमें गैस का प्रेशर तो फराहम करें, तो तब आप कहते हैं जी तलब और रसद में मसला है। और तलब और रसद के अंदर मसला है तो कंपनी क्या कर रही है? बिल्कुल। कंपनी जो है, क्या कंपनी ने अपने सिस्टम्स को अपग्रेड किया? क्या कंपनी ने जो अपनी पाइप्स हैं या लाइनें हैं उनको अपग्रेड किया? 15-15 साल तक तो ये वो अपग्रेड नहीं करते, लेकिन जब मीटर चेंज करने की बारी आती है तो वो फौरी तौर पर चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पुराने मीटर के जरिए से जो गैस का बिल है वो कम आता है, नए मीटर लगाएंगे तो गैस का बिल भी ज्यादा बिल्कुल आएगा, ऐसा ही हमारी है। आमदन बढ़ेगी। अच्छा, आप अकमल- देखिए इनकी असासा जात में, इस कंपनी के असासा जात आप उठा के देख लें गुज़िश्ता 10 या 15 बरसों में उसमें कमी आई है या उसमें इजाफा हुआ है? अगर उन असासा जात में इजाफा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी जो है उसका प्रॉफिट इतना ज्यादा है कि वो अवाम को जो सहूलियात फराहम करने की बुनियादी तौर पर जिम्मेदार थी वो तो दरकिनार, वो अपना प्रॉफिट जो है वो मुसलसल मैक्सिमाइज करती जा रही है और अपने एसेट्स में इजाफा कर रही है। यही बाकी तमाम इदारों के साथ है, चाहे वो पेट्रोलियम के इदारे हैं, ऑयल की कंपनियां हैं। पाकिस्तान में 2002 में ओगरा बनी तो उस वक्त मुल्क में सिर्फ 4 ऑयल की कंपनियां थी और अब जो है पाकिस्तान के अंदर 66 ऑयल की कंपनियां हैं। क्यों? कि उसके अंदर प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट करती है सरमायादारों को, सरमायाकारों को। सरमायाकार और कंपनियों की बुनियादी हदफ यही है कि आवाम के जेबों पर डाके कैसे डालने हैं और उसका नतीजा ये डालने। तो अगर अवाम तो इस चीज पे भी अकमल मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग राजी है कि अगर उनके मसाइल हल हो रहे हैं, गैस आ रही है, बिजली आ रही है, तो वो बिल भी देने को तैयार है, ज्यादा बिल भी देने को। लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बता दें, सीएनजी स्टेशन 28 रोज से बंद है और यहाँ पे खबर के मुताबिक 4 लाख अफराद जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। अब इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अवाम। वो कहते हैं हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, आप ना सबका कहें। हुकूमत है। यकीन माने मैं एकदम आपकी ये बात सुन के परेशान हो गई। मैं तो देर के बात सुने, उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, उनको सरोकार ही नहीं पड़ता। इनके लिए तो टिपिकल लफ्ज जो है वो अगरचे गैर पार्लिमानी है लेकिन यही लफ्ज फिट होता है कि ये ढीठ हो गए। वो इतने ढीठ हो गए हैं कि इनको सरोकार ही नहीं है कि ये किस रियासत के अंदर किस पब्लिक को गवर्न कर रहे हैं, कि जो पब्लिक इस वक्त बेरोजगारी का शिकार है, जो पब्लिक इस वक्त महंगाई से दो चार है, 28 उनको रोज सरोकारी नहीं से है। जिस घर में फाके होंगे, ऑब्वियसली घर का सरबराह जो कमा रहा है वो बेरोजगार हो जाएगा। कौन जिम्मेदार है वो इस असल चीज में का? ना वजीर आजम पाकिस्तान ने तो ये कहना था कि वो 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार करेंगे। उनके मुंह से शायद ये जो है अल्फाज स्लिप हो गए कि वो 1 करोड़ रोजगार जो है वो फराहम करेंगे। वो 1 करोड़ बेरोजगार अफराद तैयार करने के ये मंसूबे हैं छोटे छोटे, जो इदारों की बंदिश की सूरत में पब्लिक ने देखे, पाकिस्तान ने देखे, लाहौर की आवाम ने देखे, और जो बेरोजगारी की सूरत में देखे, और जो अब महंगाई की सूरत में देख रहे हैं। बेरोजगारी या महंगाई के नतीजे का सिर्फ ये नहीं होता कि सारिफ की जेब के ऊपर असर होता है। किसी भी इदारे के अंदर, किसी भी दुकान के अंदर जब उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो वो अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए क्या करेगा? वो अपने एचआर को रिड्यूस करेगा, वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी के ऊपर कट लगाएगा, वो एम्प्लॉयज की सैलरी के ऊपर कट लगाएगा या एम्प्लॉयज को फायर कर देगा। तो आप तो किसी भी जगह पर, किसी भी महाज के ऊपर पब्लिक को रिलीफ फराहम ही नहीं कर पा रहे, और पब्लिक को रिलीफ फराहम ना करने के बजाय आप शर्मिंदा होने के बजाय मुतमईन है, दावा इत्मीनान ये है। कर रहे हैं कि हमने कमाल कर दिया, इत्मीनान मतलब हिस्ट्री देखिए, में हमने जबरदस्त अवाम के बारे में सोचा है, हमने फलां कर्जे उतारे हैं जो हमने लिए भी नहीं। बातें और मेरा दावे ख्याल तो में ये किए जा अवाम रहे हैं। को और अपोजिशन को अब ये मुतालबा करना चाहिए, जो ऐनक पहन के आप रियासत को देखते हैं वो हमें भी दें, हम भी लगा के देखें कि रियासत कैसी है। जो जिस ऐनक से आपको नजर आती है हमें क्यों नजर नहीं आती? या तो अवाम अंधे हो गए हैं या ये अंधे हैं, ये दोनों तो में से अल्लाह कोई ना कोई बेहतर तो एक जानता है, अंधा है लेकिन ना। सुमरू साहब अफसोस के साथ यही कहना पड़ता है कि आपको हालात काबू में होते नजर नहीं आ रहे हैं। अवाम की परेशानी इसी तरह से रहेगी, हर रोज महंगाई इसी तरह से होगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और शामिल कर लेते हैं अगली खबर। अगली खबर है जी, ट्रैफिक मसाइल हल करने की जानिब एक कदम उठाया जा रहा है और रीमॉडलिंग की जाएगी शहर की शाहराहों की, जिसमें सबसे पहले आगाज किया जाएगा मॉल रोड से। और यहाँ पर ट्रैफिक की रीमॉडलिंग के लिए जो है वो रीमॉडलिंग की जाएगी रोड की, ताकि ट्रैफिक मसाइल को हल किया जाए। अब यहाँ पर मेरा एक जो है वो क्वेश्चन है अकमल, मॉल रोड पे ऑलरेडी ट्रैफिक का इतना इशू नहीं है, वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रॉपर टाइमली वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद होते हैं, सबसे ज़्यादा चालान भी मॉल रोड पे होते हैं। ट्रैफिक रवानी वहाँ पे बेहतर रखने के लिए कैपेसिटी पूरी इस्तेमाल की जाती है, तो वहाँ से ही क्यों आगाज करने का माल फैसला? रोड तो कभी भी ब्लॉक नहीं हुआ अनटिल अनलेस चेरिंग क्रॉस पे कोई मुजाहरा ना हो रहा हो
या सिविल सेक्रेटेरिएट की जानिब कोई मुजाहरा ना हो रहा हो या गवर्नर हाउस की तरफ मुजाहरा। और मैंने इसके अलावा तो होता ही पूरे लाहौर में सबसे ज्यादा और वेल वहाँ पे मैनेज चीजें माल रोड पे देखी। माल रोड, अब माल रोड जो है ना वो इजी टास्क है कि माल रोड को आप दीदा जेब बनाएं, वो पहले से ही दीदा जेब है, उसके दोनों तरफ जो है वो कॉलोनियल दौर की इमारतें हैं, वो नज़र आती हैं आपको। वो सड़क अगरचे छोटी सी है लेकिन आप उसको आसानी से मैनेज कर लेते हैं, और इसके लिए तो आपको वर्ल्ड बैंक भी माजी में जो है वो ग्रांट्स फराहम करता रहा। अब रीस्ट्रक्चरिंग जो सड़कों की करनी है उसमें जो सबसे अहम तरीन मसला है वो है पार्किंग स्टैंड्स का। पार्किंग स्टैंड्स के ज़रिए से सड़कों के ऊपर जो है वो तजावज़ात का, और या फिर जो है आपके सड़कों के ऊपर ट्रैफिक का दबाव किसी भी वजह से ज़्यादा अच्छा, एक और चीज़ है, ये आपने जिन मसाइल की तरफ निशानदेही की है, मेरे ख्याल से ये मसाइल हल हो जाए तो आपको रीमॉडलिंग की जरूरत ही नहीं रहेगी। लाहौर में, हाँ, बिल्कुल लाहौर में जो सबसे बड़ी आपकी जो सड़क है वो आपकी कैनाल रोड है। कैनाल रोड पर शाम को आपको दो जगहों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चौक नज़र आती है। एक आपको माल रोड, अगर आप धर्मपुरा की तरफ से या जल्लो की तरफ से आ रहे हैं तो माल रोड का अंडरपास जैसे ही क्रॉस करते हैं तो आपको जेल रोड पर ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा जो है वो दबाव नज़र आता है। दूसरा दबाव आपको अमूमी तौर पर नज़र आता है जैसे ही आप कैंपस का अंडरपास क्रॉस करते हैं तो उसके बाद सड़क आगे एकदम जो है वो कम होती है, वो डबल ट्रैफिक आ रही होती है, कैनाल की ट्रैफिक भी आ रही होती है, बरकत मार्केट की तरफ से आ रही होती है, वहाँ पे थोड़ी सी आपको ट्रैफिक चौक मिलती है। यहाँ पर ये मुस्तकिल मसला है। शाम को जब लोग वापस जा रहे होते हैं शहर से बाहर की तरफ, जो सोसाइटीज़ ठोकर नियाज बेग की तरफ हैं या जौहर टाउन की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस सड़क के ऊपर सबसे बड़ा मसला है। फिर आपको फिरोजपुर रोड के ऊपर इतना संगीन मसला है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल से पहले लेकर और जब तक ये अरफा करीम टावर के सामने जो ब्रिज है यहाँ तक ट्रैफिक आपको चौक मिलेगी रोजमर्रा की बुनियाद पर। जो 5 मिनट का फासला है वो आपको आधे घंटे में तय करना पड़ता है। सबसे बड़ा मसला बयान कर दिया। मैं नहीं, ये मसला आप कभी भी शाम के वक्त जो है आप शाम के वक्त कभी भी वहां से आए, आप अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं कैनाल की तरफ से, चिल्ड्रन हॉस्पिटल जैसे ही आप क्रॉस करेंगे आपको ट्रैफिक चौक मिलेगी और सर्विस लेन तक चौक मिलेगी। उसकी वजह क्या है कि जो ब्रिज है और साथ में जो कचहरी है वहां से ट्रैफिक जो है वो वन वे की तरफ आ रही होती है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। वहां पे वार्डन शाम को मौजूद नहीं होते। वहां पर जो है वो आपका वो फाटक का मसला है, वो फाटक से ट्रैफिक गुजर रही होती है, फाटक बंद हो जाए तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, आपका इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ आने वाला रास्ता ब्लॉक होता है। मतलब आपने अगर सड़कों की रीस्ट्रक्चरिंग करनी है आप बिल्कुल करें, 100% करनी चाहिए, लेकिन ये प्लान तो करें ना कि उसके अंदर टेक्निकल इश्यूज क्या हैं, मैनेजेरियल इश्यूज क्या हैं। जब मैनेजेरियल इश्यूज सेटल डाउन हो जाएंगे तो आप बहुत हद तक काबू पा लेंगे बगैर किसी फंड के, सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी के जरिए से। माल रोड पे आप काम करें, माल रोड तो वैसे ही आइडियल है मुजाहिरों के लिए भी, एहतजाज के लिए भी, सियासत के लिए भी और वहाँ पे कारोबार के हवाले से भी। तो माल रोड का टोटल जो उसकी जो लंबाई है वो 6.5 किलोमीटर है, तो 6.5 किलोमीटर लंबाई के ऊपर आप कुछ भी कर लें और वैसे ही सड़क जो है वो बेहतरीन सड़क है, उसका कोई मसला नहीं है। आपको उन शाहराहों पे फोकस करना चाहिए जो सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर आपको तजावजात मिलती हैं पार्किंग की सूरत में, वहाँ पे ट्रैफिक चौक रहती है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये तमाशा होता है। जिस टाइम मर्जी गुजर जाए, मैं वही कह रहा हूँ, आपको ट्रैफिक क्यों वहां पर जो पार्किंग प्लाजे हुकूमत ने बनाने थे वो पार्किंग प्लाजे नहीं बन सके। पार्किंग प्लाजे नहीं बने, दोनों तरफ जो है सड़क की सिर्फ एक लेन चल रही होती है, बाकी पर सब पार्किंग होती है। दुनिया के किस महज़िब सोसाइटी में ऐसा होता है कि सड़क के ऊपर पार्किंग है? बिल्कुल ऐसे मतलब आप वहां गाड़ी गुजरना माहौल, पैदल गुजरना वहां माहौल, तो आपका अल्टीमेट क्या होता है? टाइम का ज़िया होता है, आप ज़हनी कोफ्त का शिकार होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप वक्त जो इंतहाई कीमती तरीन चीज है वो सड़कों पर फंस के आप कई घंटे जाया कर जाते हैं और रोजमर्रा की बुनियाद पर शहरियों को ये सामना करना पड़ता है। हुकूमत को चाहिए कि वो प्लान करे। अब
ट्रैफिक पुलिस है ना, पूरा का पूरा महकमा है, बिल्कुल। उनके पास टिप्स पर चीजें हैं। अदालत में जब ये पेश हुए थे पिछले महीने दिसंबर में कि जनाब आप बताएं ट्रैफिक के मसाइल क्यों नहीं हल होते, तो उसके अंदर रिपोर्ट उन्होंने पेश की थी कि हमारे पास क्या है, सिग्नल्स के क्या मसाइल हैं, हमारे पास यू टर्न्स के क्या मसाइल हैं, वो सारी रिपोर्ट, उसी रिपोर्ट को सामने रख के आप सिटीओ के साथ बैठ के मामला सेट कर लें। बिल्कुल। और तो ट्रैफिक पुलिस पे जितने मर्जी काम करती रहे, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे, एक पार्किंग का मसला, जिसका जहां दिल करता है अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल पार्क की और चले गए, उसके बाद ट्रैफिक बंद होती है तो हो। सेकंड, तजावुजात का मसला शहर में बहुत बड़ा मसला है। मुख्तलिफ शाहराहों पर हम देखते हैं तजावुजात की वजह से ही मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इस पे टाइम टू टाइम ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ नजरें बुझाने के लिए किया जाता है। इसीलिए ट्रैफिक का मसला हमेशा से रहा है और रहेगा जब तक ये इश्यूज इसके साथ जुड़े हल नहीं किए जाते। अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जब वापस आएंगे तो हम डिस्कस करने वाले हैं जी, प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स मजीद एक हफ्ता बंद रहेंगे, 25 जनवरी के बजाय अब 1 फरवरी को खुलेंगे। इसकी वजूहात क्या हैं, क्या प्लान तश्कील दिया गया है स्कूल्स के हवाले से, डिटेल में बात करते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर हमारे पास है, प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स मजीद एक हफ्ता बंद रहेंगे, 25 जनवरी के बजाय अब 1 फरवरी को खुलेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है अकमल सुमरू के क्या ये इक्वली सब पे इम्प्लीमेंट होगा, करवा सकेंगे ये? देखें, वो तो कैटेगोरिकली उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 18 जनवरी को यानी नेक्स्ट वीक से जो स्टार्ट होंगे वो आपके इंटरमीडिएट की क्लासेस शुरू होंगी, यानी कॉलेज ओपन होंगे। और फिर दूसरा फेज़ जॉइंट कर दिया है, जो पहले 25 से होना था अब उसको यूनिवर्सिटियों के साथ ले गए हैं कि 1 फरवरी से जो है वो तालीमी इदारे खोले जाएंगे, स्कूल्स भी और आपके यूनिवर्सिटीज़ भी। ठीक है। अब ये प्राइवेट तालीमी इदारों ने भी इस पर अमल दरामद करना है और सरकारी ने तो वैसे ही करना है। और हुकूमत की जानिब से कैटेगोरिकली कहा गया कि इस शेड्यूल के खिलाफ वर्जी जो भी करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सही। और प्राइवेट इदारे जहाँ इतने अरसे से मुसलसल बंदिश का शिकार हैं और उनको उसका सामना करना पड़ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो 15 दिन और जो है वो इंतज़ार नहीं करेंगे और वो कोई वायलेशन करके अपने लिए नए मसाइल पैदा करेंगे। लेकिन इसमें अहम तरीन बात यह है कि फिर ये कहा गया है कि हम कंटिन्यूसली जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं और कल जो इजलास हुआ है उसमें भी ये फैसला हुआ है हम दोबारा से इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अगर हमें ये लगा कि जो कोरोना के केसेस हैं उसमें इजाफा होना शुरू हो गया तो फिर हम कोई फ़ैसला कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी जो है हमने कोरोना की जो पॉजिटिव केसेस की जो शरह है उसको सामने रखते हुए हमने किया कि वो अच्छा, महकमा हेल्थ ने भी इसमें क्या कोई रिकमेंडेशन दी है एनसीओसी की देखें, जानिब? ऑब्वियसली देखें, जब बुज़रा का इजलास हुआ, माजी में भी होता रहा, ये कल भी हुआ, तो इस इजलास में एक फ़ैसला होता है। उस इजलास के फैसले को जो है वो एनसीओसी के अंदर डिस्कस किया जाता है और वहाँ पर तमाम महकमों के लोग मौजूद हैं जो बैठ के मुत्तफ़िका तौर पर ये फैसला करते हैं कि अब ये तालीमी इदारों की बंदिश होगी या नहीं होगी। तो उसकी तौसीक जो है, जो सूबाई वज़रा जो फैसला करते हैं उसकी तौसीक जो करता है वो आपका एनसीओसी करता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और अब तक की यही है कि 25 से प्राइमरी स्कूल्स या स्कूल्स ओपन नहीं होंगे, वो 1 को यूनिवर्सिटियों के साथ ही ओपन होंगे। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, वो शायद अभी मज़ीद टाइम लेना चाह रहे हैं कि ताकि अगर कोई केसेस हैं भी किसी जगह पर तो वो मज़ीद उसकी शरह कम हो जाए और ताकि तलबा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रहें, उसको फोकस करके ये दोबारा से ये फैसला किया गया। सही। मुझे अकमल ये भी बताइएगा, स्कूल्स अब जब खुलने जा रहे हैं तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कंसर्न भी रहता है, ऑल्दो पेरेंट्स चाह रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, तो एसओपीज को फॉलो करने के हवाले से क्या कोई रूल्स बताए गए हैं जिनको फॉलो करने का पाबंद बनाया गया है कि आपने ये रूल्स फॉलो करने हैं? देखिए ना, जब पहले भी तालीमी इदारों की बंदिश ख़त्म हुई थी तो उस वक्त भी तालीमी इदारों को एसओपीज जारी किए गए थे और वो एसओपीज महकमा हेल्थ की जानिब से जारी किए गए थे। उसको रेप्लिकेट किया था स्कूल डिपार्टमेंट ने और उसको एज इट इज। अच्छा अकमल, वो एसओपीज हमने देखा बच्चे अमल भी कर रहे थे, मुझे ये बताइएगा ऑल्टरनेट क्लासेस के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से भी क्या कुछ प्लान है? वो यही है, 50% जो है स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है, और वो अल्टरनेट डेज में आएंगे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप शिफ्ट्स लगते हैं, मॉर्निंग की शिफ्ट ले सकते हैं, इवनिंग की शिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन जो एसओपी पहले से जारी करते हैं वही एसओपीज रहेंगे और तालीमी इदारों ने पहले भी एसओपीज को फॉलो किया था। उसकी वजह है, देखिए प्राइवेट तालीमी इदारों को इस परेशानी का सामना रहता है कि अगर हमने एसओपीज फॉलो नहीं किए, हुकूमती महकमे की कोई टीम विजिट करने आ गई तो हमें जुर्माना करेगी, हमारा स्कूल भी बंद कर दिया जाएगा, तो वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं होते। इसलिए आपने देखा होगा कि इन दिनों के दौरान जब ये तालीमी इदारों की बंदिश हुई, बार बार ये कहा जाता रहा
कि स्कूल तो एसओपीएस की खिलाफवर्जी अच्छा, करते ही अकबर, नहीं मुझे है, खबर को तो फिर वाइंड अप क्यों बंद करके किया जाने जाए? क्लोजिंग की तरफ मुझे बताएं, प्राइवेट स्कूल तो कर रहे थे और कर भी लेंगे, सरकारी स्कूलों के क्या हालात है? देखिए, एक कमेंट सरकारी चाहिए। स्कूलों को तो हुकूमत उस तरह से फैसिलिटेट नहीं करती ना। अब देखें वहां पर लेकिन आपने हुकूमत ये सैनिटाइज- जरूर कहती है कि आपने अमल दरामद करना है। देखिए वो यही है ना कि मास्क अपना घर से लेकर आए बस, और बाकी जो है वो आप फिर आपने समाजी सारे फासले पे SOPs अच्छे रखें, दिखा दिए, समाजी फासले पे रखें, बिल्कुल बस ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अकमल, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सबसे पहले शामिल कर लेते हैं सेगमेंट्स, जिसमें आपको पता है कि आगाज़ हम करते हैं मोबाइल रेट से। डिफरेंट मोबाइल रेट्स मेरे पास होते हैं और मैं आपको बताती हूँ, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि घर बैठे आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा मोबाइल किस कीमत पर मिल सकता है। तो आज सबसे पहला मोबाइल हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी S9 मोबाइल है और इसकी प्राइस जी 91,000 रुपये में अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं ख़रीद सकते हैं। और कुछ इस मोबाइल की डिटेल्स मैं आपको बताती चलूँ। 4 GB रैम है और इसकी मेमोरी है जी 64 GB। इसके बाद दूसरा मोबाइल हमारे पास कौन सा है? हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 मोबाइल और इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 89,999 रुपीज़ में ये आप ख़रीद सकते हैं। रैम 6 GB, मेमोरी इसकी होगी 256 GB। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास कौन सा है जी? नेक्स्ट मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी A70 मोबाइल है और इसकी कीमत है 59,999 रुपीज़। अक्सर मैं नोमान से कहती रहती हूँ कुछ ऐसे मोबाइल्स भी शामिल कर ले जिसकी कीमत थोड़ी सी कम हो, ताकि लोगों के लिए ख़रीदने में भी आसानी हो जाए। तो जी इसकी रैम है 6 GB, मेमोरी है जी इसकी 128 GB। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास कौन सा है जी? नेक्स्ट मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी J8 मोबाइल और इसकी प्राइस है जी 40,999 रुपीज़। कंपैरेटिवली अब कम कीमत वाले मोबाइल भी सामने आ रहे हैं। रैम है जी 4 GB, मेमोरी है 64 GB। आप खरीद सकते हैं अगर आप ये मोबाइल ख़रीदना चाह रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है जी लास्ट मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी A30 मोबाइल और इसकी प्राइस 37,999 रुपये अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं ख़रीद सकते हैं। रैम 4 GB, मेमोरी है जी 64 GB। तो ये है हमारे पास मोबाइल रेट्स। अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये मोबाइल्स हैं। आपके साथ प्राइस भी शेयर कर दी और मोबाइल की मेमोरी कितनी है, क्योंकि सभी लोग जब भी मोबाइल ख़रीदने वाले होते हैं तो यही चीज़ प्लान करते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी वाला मेमोरी वाला मोबाइल उनको चाहिए। तो ये सब डिटेल्स आपके साथ हमने शेयर कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ हम चलते हैं और शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट बचत बाजार। जी तो बचत बाजार में मैं आपको बताऊंगी आप बचत किस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे पास हैं जी सेल्स, जहां पर आप जा सकते हैं ब्रांड्स पर, तो आप सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। लेयर क्लब अप टू 50% ऑफ है। सना सफीनाज अप टू 50% ऑफ है। नेक्स्ट ब्रांड है जी बोनेंजा, यहां पर अप टू 60% ऑफ है। और बीच ट्री पे अगर आप जाएंगे यहां पर अप टू 50% ऑफ है। तो आपने देख लिया, आगे बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट अपना शामिल कर लेते हैं, जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। हमारे साथ हैं नबील रजा मलिक। नबील बताइएगा, वीकेंड है आज, सभी लोग अपनी ग्रॉसरी जो है वो प्लान करके खरीदने के लिए जाते हैं, तो इस टाइम सब लोग घर में प्लान कर रहे हैं कि आज बनाना क्या है। तो सब्जियों की कीमतें हमें नबील बता रहे हैं। जी नबील। जी, अगर आज मार्केट में फलों और सब्जियों की कीमतों की बात कीजिए तो आज भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। जैसे गुज़श्ता दिनों में देखने में आया कि सरकारी नरखनामे जो हैं उसके बरक्स ज़ायद कीमतों पर जो है वो शाह फ़रोख्त की जा रही हैं। आज भी यही सूरत हाल है। अगर अदरक की बात कीजिए तो मार्केट में थाईलैंड और चाइना की अदरक मौजूद है। थाईलैंड के अदरक का सरकारी रेट 265 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन मार्केट में 310 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह चाइना की जो अदरक है उसका सरकारी रेट 290 रुपये है, लेकिन 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर देसी लहसुन और चाइना के लहसुन की बात की
कीजिए तो देसी लहसुन जो है वो 285 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में 320 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो चाइना लहसुन है वो 190 रुपये उसका सरकारी रेट है, लेकिन ओपन मार्केट में 220 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू की अगर बात की जाए और प्याज की बात की जाए तो आलू 35 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज जो है उसका सरकारी रेट 33 रुपये फ़ी किलो है और प्याज भी 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह टमाटर की अगर बात की जाए तो टमाटर की कीमत में आज 15 रुपये कमी वाक़या हुई है और कल की कीमत 80 रुपये से आज 15 रुपये कम होकर 65 रुपये फ़ी किलो पर सरकारी रेट है टमाटर का, लेकिन ओपन मार्केट में टमाटर आज भी 85 से 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जी, तो बहुत शुक्रिया, नबील हमारे साथ मौजूद थे। और सबसे ज़्यादा अफसोस इस चीज़ पे होता है कि जिस चीज़ की कीमत में कमी हो रही है ओपन मार्केट में वो फिर भी महंगी मिल रही है। तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनका रोल यहाँ पर ज़रूरी है कि कम से कम वो मार्केट में टाइमली पहुँचे और इंश्योर करें कि अगर कोई चीज़ सस्ती हुकूमत ने की है, सरकारी निर्खनामे में वो चीज़ सस्ती है, तो फिर जो महंगी बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सब्जियों की कीमतों के बाद मीट रेट्स में आपको बता देती हूँ। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ से आप बीफ पर केजी खरीद सकते हैं 450 रुपीज़, 450 रुपए किलो में। इसी तरह बीफ मिन्स आपको यहाँ से मिलेगा 565 रुपीज़ पर केजी, 565 रुपए किलो में। जी, तो इसके बाद है जी मटन, यहाँ से आप खरीद सकते हैं 1150 रुपए किलो में। इसी तरह मटन मिन्स आपको मिलेगा 1390 रुपए किलो में। और इसके बाद जी चिकन रेट्स है हमारे पास। फाइनली चिकन की कीमतों में भी कमी देखने में आ रही है और पर केजी जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 149 रुपीज़ में मिलेगी। इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा जी 216 रुपीज़, 216 रुपए किलो में। इसके बाद जी फिश रेट क्या है। रहू फिश आप खरीद सकते हैं 415 रुपए किलो, 415 रुपीज़ पर केजी ये आपको मिल सकती है। जी, तो नाज़रीन मीट रेट्स तो आपने जान लिया, आगे बढ़ते हैं। एग रेट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अंडों की कीमतों में भी हमने देखा कि इजाफा हो रहा था, लेकिन अब कंपैरेटिवली कमी देखी जा रही है। तो रिटेल प्राइस सबसे पहले 150 रुपीज़, 150 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। इसके बाद जी अगर आप जाएंगे होलसेल पर खरीदारी करने के लिए 2 रुपये आप बचा सकते हैं और आप 148 रुपीज़, 148 रुपये दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद आ जाइए जी गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं तो गोरमे के रेट हमारे पास हैं जी 149, 149 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी, तो नाज़रीन एग रेट्स भी हमने आपको बता दिए और इसके बाद जी आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से सब्जियां अगर आप खरीदना चाह रहे हैं मार्केट में किस कीमत पर अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं माल का हाल क्या है। अब हमारे पास है डिफरेंट करेंसी रेट, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन ये तो थे करेंसी रेट्स आपने जान लिए। गोल्ड रेट्स जानना भी बहुत ज़रूरी है, तो गोल्ड रेट क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ जी। सबसे पहले आप देख सकते हैं जी गोल्ड रेट आपके सामने है और आप ख़रीद सकते हैं जी 1,12,500 रुपये में अगर आप ख़रीदारी करना चाह रही हैं, जो कि फ़िलहाल आज के हालात में तो बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि घर बैठे आपको तमाम तर सूरत हाल से हम अपडेट रखते रहें ताकि आपके लिए प्लान करना आसान हो जाए कि अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं खरीदने का तो आपके लिए आसानी हो जाती है। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मुलाकात कराएंगे आज के मेहमान से। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं पाकिस्तान टेलीविजन का एक बहुत बड़ा नाम है और उनकी तारीफ कहां से मैं शुरू करूं, किस तरह से उनका इंट्रोडक्शन कराऊं, मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि जब मैंने उनको स्क्रीन पर देखा होस्टिंग करते हुए, एंकरिंग करते हुए, एक्टिंग करते हुए, तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हुए उनको देखा, उनसे बहुत कुछ सीखा। बहुत बड़ा नाम, जितने खूबसूरत खुद हैं उतनी ही खूबसूरत शख्सियत के हामिल भी हैं। हमारे साथ पाकिस्तान टेलीविजन का एक बहुत बड़ा नाम फारूक हसन साहब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ ग्रेशियस
इंट्रोडक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी, और बहुत कुछ सीखते रहे हैं आपसे, हम देखते रहे हैं, सीखते रहे हैं, और ये सीखने का अमल तो हमेशा आपको पता है जारी रहता है। बिल्कुल। मुझे बताइएगा कैसा लगता है जब लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और अब तो इस फील्ड में काफ़ी अच्छा हो गया, एंकरिंग में भी और मीडिया में फॉर दैट मैटर। तो जहाँ भी जाते हैं ऑब्वियसली लोग बहुत प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और जब मैंने शुरू किया था तो चैनल्स बहुत कम थे, मतलब एक ही था, पीटीवी था, फिर आहिस्ता आहिस्ता और चैनल्स आए। तो उस ज़माने में आपकी रिकग्निशन इंस्टेंट होती थी, बिल्कुल, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन कोई नहीं थी। और लेकिन आप अच्छा करें या बुरा के करें, जो पीटीवी से नाम जुड़े हैं, जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हर जगह उनको पहचाना भी जाता है और आज एक बड़े नाम कंसिडर भी किए जाते हैं, जैसे कि आप हमारे सामने मौजूद है। बिलाशुबा हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। कुछ अपने सफर का आगाज बताइएगा, कहाँ से किया? सफ़र का आगाज़ मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, पढ़ाई में अच्छा था। और उसके बाद हुआ ये कि जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक चेंज आया 90s में, बुलंदी और इस तरह शान और रीमा वगैरह आए, तो मुझे एक प्रोड्यूसर ने अप्रोच किया, शहजाद रफ़ीक साहब ने। उन्होंने कहा कि तुम मूवी करो, यंग लड़के हमें अच्छे अभी आने चाहिए आगे। तो मेरा कोई नहीं था फ्लेयर, और मुझे बड़ा अजीब सा भी लगा क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत एनग्रॉस था। तो फिर मैंने सीरियसली थोड़ा सा सोचा, तो मैंने कहा कि अगर कोई, मेरी हमेशा से फिलॉसफी रही कि अगर कोई काम करना है लाइफ में तो उसके लिए थोड़ी तैयारी, प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने कहा अगर करनी है मूवी तो फिर पहले कुछ सीखना चाहिए। अच्छा, पढ़ाकू बच्चों के पेरेंट्स तो बिल्कुल भी इस फील्ड में नहीं जाने देते, तो पेरेंट्स से सपोर्ट? दैट वाज वन ऑफ द मेजर थिंग्स। पेरेंट्स से सपोर्ट इस सेंस में थी कि अम्मी ने कहा कि पढ़ाई पहले, उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में। बिल्कुल। तो अगर तुम पढ़ाई में अपने आप को मैनेज कर सकते हो तो फिर बात, लेकिन पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और मैं हमेशा सबको, मुझे अभी भी कोई अगर मिलता है यंग बच्चा या बच्ची, तो मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ कि पहले पढ़ाई कंप्लीट करें, उसके बाद अपने तमाम शौक पूरे करें, सही, पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सफ़र का आगाज़ यहाँ से हुआ, तो मुझे बताएं फिर प्रॉपर सीखना शुरू किया? अच्छा, फिर सीखने का ये था कि उस ज़माने में पीटीवी पे ऑडिशन होना या पीटीवी का कार्ड बनना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी। मतलब वो हम लोग अक्सर बात करते हैं कि उस ज़माने में जो एक्स्ट्रा भी होता था ना ड्रामे में, वो भी रजिस्टर होता था, अगले दिन लोग उसे भी पहचान रहे होते थे। और एक्साइटमेंट इस कदर होती थी क्योंकि ड्रामे कम लगते थे, तो जो टाइम होता था ड्रामे का, मुझे याद है कि सभी लोग इंतजार कर रहे होते थे कि अपने सारे काम उस ड्रामे के टाइम से पहले हम निपटा लें। ऐसे ही है। आप देखें धूप किनारे, तन्हाइयाँ, कितने ड्रामे। तो बिल्कुल मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया लाहौर टीवी पे, और अल्लाह का करम है, आई गॉट सेलेक्टेड एंड देन इट स्टार्टेड। एंड ऑब्वियसली शुरू में मैंने सपोर्टिंग रोल्स किए बहुत, और वो मार खाने का एक था, ये जरूरी होती है सिलसिला, जो कि बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि उसकी वजह से फिर मैं बहुत टफ हो गया। और बस फिर वहाँ से इंस्पिरेशन कौन था? मुख्तलिफ आर्टिस्ट। अगर आप एंकरिंग की बात करें तो आई हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय मोइन अख्तर मरहूम, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। और उसके अलावा उमर भाई, उमर शरीफ से भी मुझे उनका स्टाइल भी बड़ा, नईम बुखारी साहब का भी स्टाइल। और उसके अलावा अगर आप एक्टिंग वगैरह के हवाले से बात करें तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आई थिंक शान इज़ वन एक्टर जिससे आप कह सकते हैं कि और नदीम साहब फॉर दैट मैटर, ही इज़ अ लेजेंड, लिविंग लेजेंड फॉर दैट मैटर। और टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैं अब किसी एक का नाम नहीं ले सकता, बट आई हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय टेलीविजन प्लेस। आई थिंक हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो इतने टैलेंटेड हैं कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी उनको ले जाएं, किसी भी जुबान में, बिल्कुल बिलाशुबा। अच्छा मुझे बताएं, खुद क्या एंजॉय करते हैं? होस्टिंग, एक्टिंग, जो आपको करके लगता है कि ये मेरा सबसे ज़बरदस्त, मैं ये काम कर सकता हूँ? अच्छा ना, ये बड़ा एक क्लीशे क्वेश्चन है, बट मैं आपको बताऊं कि एंकरिंग इज़ समथिंग जो मुझे नेचुरली, मतलब मुझे उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर्स, बुक्स वगैरह, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन करंट अफेयर्स, तो मैं अपने आप को अपडेटेड रखता हूँ। तो एंकरिंग के लिए मुझे कोई ज़्यादा मेहनत, दिस इज समथिंग गॉड गिफ्टेड। क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? क्योंकि लाइफ में और बहुत से काम करने हैं। तो वो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल वाला काम, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक का फ्लेवर लेना चाहिए। तो मुझे जहाँ भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है मैं ज़रूर करता हूँ, बट अदरवाइज़ मेरा फाइनेंशियल इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ है। मैंने
MBA किया था IBA कराची से, उसके बाद मैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ वाबस्ता रहा अभी भी, तो वो भी साथ साथ चलता रहता है। तो बस लाइफ छोटी है और काम बहुत यानी हम सारे कह हैं। सकते हैं कि आप माशाल्लाह से हर फन मौला हैं। नहीं, हर फन मौला, ये आपका बड़ापन है कि आप ऐसा कह रही हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। सही। मुझे बताएं, अभी नौजवान जितने भी हमारे हैं सभी को बहुत शौक होता है, मुझे अक्सर सोशल मीडिया पे इतने मैसेजेस रिसीव होते हैं, हम एंकर बनना चाहते हैं, हम होस्टिंग करना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आपने एक्टिंग करनी है, होस्टिंग करनी है, एंकरिंग करनी है, हमारे जितनी भी यंग जनरेशन है, क्या टिप्स देना चाहेंगे? अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहले तो जो हम शुरू में बात करते हैं, तालीम। तालीम प्री रेक्विजिट है। अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं है, आप जितने मर्जी स्मार्ट हैं, जितने मर्जी आप लाइक स्ट्रीट स्मार्ट भी हैं, आप नहीं एक्सेल कर सकते। तो एजुकेशन इज वो फर्स्ट स्टेप है आपकी ग्रूमिंग का। नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2 ये है कि आप अपने आप को जितना भी जो हैपनिंग्स हैं पूरी दुनिया में, करंट अफेयर्स में, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, अपडेटेड रखें, आपको पता होना चाहिए। और ये अगेन आपको तजस्सुस होगा, अगर आपको पढ़ने का शौक है तभी हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ ऑब्वियसली इज कॉन्फिडेंस, कि आप में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। अगर आप में पढ़ाई सारी ये सब कुछ है, लेकिन आप कैमरा नहीं फेस कर सकते या किसी से आंख पे आंख डाल के बात नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली दैट आल्सो। तो ये इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अच्छा, आप एग्री करेंगे, कुछ बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हमने देखे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, क्या समझते हैं आप, वजह क्या है? देखें, हर एक ये कॉन्फिडेंस जो है ना, अगेन अपब्रिंगिंग की वजह से बहुत इसका इस पे इम्पैक्ट है। आपकी सोसाइटी क्या है, आपका अपब्रिंगिंग क्या है, आपका माशरे में आपके साथ किस तरह से इंटरेक्शन है, उसका बड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इतने टैलेंटेड लोग हैं, मुझे इतने लोग मिलते हैं, और मैं हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इस वक्त हर दौर में मेरे से कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड, अच्छे, बोलने वाले, कॉन्फिडेंट, प्रेजेंटेबल लोग मौजूद हैं, लेकिन दुनिया उन्हें नहीं जानती। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम होता है कि आप आप जैसे आप इधर बैठी हुई हैं, मतलब गॉड इज़ काइंड टू यू, तो दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग हियर। वरना देयर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी गर्ल्स जो ये काम बहुत अच्छा कर सकती हैं, लेकिन यू गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड यू। बिल्कुल, ये अल्लाह ताला का खास करम होता है। अच्छा, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, और मैंने ये तो जान लिया कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप अच्छे होस्ट, एंकर बन सकते हैं। फारूक हसन साहब ने हमें ये तो बता दिया, लेकिन बहुत सारी दूसरी बातें भी हम करेंगे और जानेंगे कि इनके ड्रामों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन सा रोल इन्हें आज भी याद आता है और इसको मिस करते हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। जी तो नाज़रीन, आपने भी देखा, और ये वो ड्रामे हैं जिनको सभी लोग बहुत मिस भी करते थे। फारूक, मुझे बताइएगा, कितना एंजॉय करते थे काम के साथ साथ? कभी प्रेशर समझा था काम को? नहीं, काम को कभी प्रेशर नहीं, हमेशा एंजॉय करके किया। और मैं लाइफ में ये बिलीव करता हूँ कि जो भी आप काम करें आप एंजॉय करें। अगर आप नहीं एंजॉय करें तो ना करें, बिल्कुल, मतलब आधा ना करें। और ये ड्रामा मुझे पुरानी आपने याद करा दी है, बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था, काशिफ भी था इसमें, और इसमें मेरा कैरेक्टर था अबरार, और बड़ा हमने एंजॉय किया इसकी। तारिक मिराज साहब ने डायरेक्ट किया था, इस्लामाबाद का। सही। और जिस तरह हमने देखा, बहुत खूबसूरती से किरदार भी आप निभा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, लोग समझते हैं कि एक्टिंग बहुत आसान है, कुछ करना नहीं होता, बस कोई भी एक्टिंग, और आजकल ये टिकटॉक के दौर में तो हर कोई दूसरा बंदा एक्टिंग करता हमें नज़र आ रहा है। क्या वाकई एक्टिंग बहुत आसान है? देखें, आसान ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, ठीक, ये तो पहले आप क्लियर कर लें। हाँ, जो चीज़ आपको नेचुरली आप में एक टैलेंट है, अगर वो आ रही है उभर के सामने, तो यस, वो आपके लिए ईजी हो सकता है। लेकिन हम लोग इस फैलेसी में फंस जाते हैं कि हम मेहनत नहीं करते। अगर कोई चीज़ हमें मिल जाए तो हम कहते हैं बस ये तो मेरा राइट है, ये तो मुझे आता ही है, आगे। ऐसा नहीं होता। आपको अगर अपनी जगह बनानी है ना, आप देख लें कोई भी किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्समैन देख लें, जानशेर खान, जहांगीर खान, और कितने, इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैंने क्योंकि इत्तेफाक से इतने अरसे से मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, तो मेरे इन सब से इंटरेक्शन रहा है, जितने भी स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स। और अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो हर एक में आपको एक स्ट्रगल नजर आएगी, स्ट्रगल हिस्ट्री। मतलब मुझे याद है, जानशेर खान साहब मुझे बता रहे थे कि वो दोपहर को 12 बजे जून के महीने में, जब गर्मी मतलब उबल रहा होता है फर्श भी, तो उस पर वो जॉगिंग भागते थे ग्राउंड में, और 3-3 घंटे
नॉन स्टॉप। लेकिन आजकल के नौजवान देख लें, वो कहते हैं हम किसी फील्ड में जाएं तो सबसे ऊपर हम पहुंच भी जाएं और बस हमारा नाम बन जाए। चलें, ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वैसे कभी एक आध कोई फ्लूक छक्का लग भी जाता है, बट इट शुड नॉट बी जनरलाइज्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताइएगा, आज भी क्यों मेरी अपनी अम्मा जब कभी पीटीवी पे कोई पुराना ड्रामा लगता है तो वो सबको एक साइड पे कर देती हैं, वो क्यों हम इतना अच्छा काम हो रहा है आजकल भी, इतने अच्छे ड्रामे हैं, लेकिन लोग उस दौर के ड्रामों को नहीं भूल रहे हैं। जब कभी भी देखा हुआ ड्रामा भी लगा दे, लोग शौक से बैठ के देखते हैं। क्या डिफरेंस है? ना मेरे ख्याल में इसमें ना क्वालिटी का अभी जो मेन फ़र्क आ गया है, अगर मैं देखूं तो अभी भी अच्छे बनते हैं लेकिन कम है उनकी तादाद। तब कम ड्रामे बनते थे लेकिन जो भी बनता था मास्टरपीस होता था। क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। बिल्कुल। चैनल ज़्यादा हो गए, कंटेंट आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, अब उस पर क्वालिटी कंट्रोल कम हो गया। अब उन्हें जल्दी लिखा, अच्छा जी खरीदो, ड्रामा खरीदो, लगाना है, उसकी वजह से आप में क्वालिटी नहीं रही। अच्छा, मुझे लगता है लोगों के लाइफस्टाइल के बहुत करीब थे वो ड्रामे। हमारे अपने घरों के जो माहौल है वही ड्रामों में दिखाया गया था। अब चीज़ें फैसिनेट की जाती हैं ना। ड्रामा वैसे में ड्रामे फैसिनेशन दिखाना कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन देखें प्रॉब्लम ये है, हमारे जब ये पुराने ड्रामे बनते थे, आपकी 6-6 दिन 10-10 दिन पहले रिहर्सल शुरू हो जाती थी। आपके 10 दिन बाद रिहर्सल है, फिर रिकॉर्डिंग से पहले आपको पूरा सीन समझाता था डायरेक्टर, आपको पूरा गाइड करता था, सिखाता था। अभी डांट पड़ी कभी? बड़ी डांटे कहीं। अच्छा। वो हो राशिद डार साहब से मुझे याद है, मुझे पड़ी थी, और बड़ी वो डांट इसलिए पड़ी थी कि मेरा ख्याल में दूसरा ड्रामा था मेरा या तीसरा, तो मैं खड़ा हुआ था और मेरा सीन था रोजीना खालिद थी आई थिंक लड़की, तो एक रोमांटिक सीन था, तो मैं ना बार बार इस तरह मतलब शिफ्ट कर रहा था अपना बैलेंस। वो कन्फ्यूजन में कई बार ना एक होता है डायलॉग सही टाइम पे बोलना है, टाइमिंग, अच्छा वो ये बोलेगी तो मैंने ये बोलना है, जब आप एक्स्ट्रा तो हाँ, तो आप इस तरह मैं कर रहा था। एक बार उन्होंने कहा, 2 बार कहा, तीसरी बार उन्होंने कहा क्या कर रहे हो तुम, और फिर वो पूरे टॉक बैक में कहते थे तो सब सुन रहे होते थे, तो उससे ज़्यादा अपनी बेइज्जती का एहसास होता था कि यार ये तो सारे मुझे, लेकिन दैट्स व्हाट यू नो लाइक मेक्स यू टफ। बिल्कुल ऐसे ही है, और आप सीखते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम हमने ये नहीं करना है। अच्छा, मुझे बताइए, जब आप कुछ बन जाते हैं, स्क्रीन पे आ जाते हैं, लोग आपको पहचानने लगते हैं, तो बहुत सारे लोगों के आप फेवरेट हो जाते हैं, तो लोग राब्ता करते थे, कोई प्रपोजल ऐसे आए कि आप बड़े खुश भी हुए कि ये तो ये क्या हो गया? हर जॉब का, हर रोल का ना एक पार्ट एंड पार्सल होता है कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं, यू नो लाइक उसमें आपको वो लोग उस तरह से फॉलो करते हैं। बिल्कुल मुझे याद है जब हम मॉर्निंग शो करते थे पीटीवी पे, फिर एक और चैनल पे मैंने किया, और ड्रामा वगैरह करते हैं, तो लोग बहुत फ़ैन फॉलोइंग होती है, ख़त भी लिखते हैं, अब ईमेल्स और इस तरह के फ़ोन आते हैं, लेकिन दैट्स पार्ट एंड पार्सल। बिल्कुल। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मुझे तो आपसे बातें करके बहुत मजा आया है। नहीं, मुझे एक तो सबसे पहले आपको बहुत मुबारक, आपका आज ये नया सेट है, पहला दिन है, मुझे बताया गया, एंड योर प्रोड्यूसर इज़ वेरी काइंड आयशा, और उसको मैं हमेशा कहता हूँ, मैं सबको इनकार कर देता हूँ, मैं इंटरव्यूज़ वगैरह में इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इसको मैं नहीं कर सकता। So kind of you, तो thank you so much. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। तो आपको मुबारकबाद हो। मेरा पैगाम देखें सबको यही है कि एक तो मैं ये कहता हूँ कि अपना मुल्क पाकिस्तान जो है उसको ज़रूर ओन किया करें, ये आपकी शनाख्त है, आपकी पहचान है, हमारी शान है। तो हम लोग जो है ना कई बार कंजूसी कर जाते हैं इसे ओन करने में। तो मैं तो हमेशा अपना यू नो लाइक जहाँ भी जाता हूँ पाकिस्तान का झंडा या पाकिस्तान के हवाले से, दिस इज़ आवर आइडेंटिटी। अगर हमें आज़ादी ना मिली होती तो आज मैं और आप यहाँ ना बैठे होते हैं, बिलीव करें। सो वी नीड टू रियलाइज दैट फैक्ट and we have to take Pakistan to the next level. बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त आपका पैगाम है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से शो में खुश आमदीद कहेंगे। वीकेंड है तो वीकेंड का शो हम कुछ इस तरह से प्लान करते हैं कि आपको हम नए टैलेंट से भी मिलवाएं, ज़बरदस्त काम भी दिखाएं, और कुछ एंटरटेनमेंट वाली सिचुएशन रहे। बहुत हम खबरें वगैरह डिस्कस करते रहते हैं, मसाइल हाईलाइट करते रहते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स मूड भी होना चाहिए। तो अभी जो हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ मैं आपके साथ कराऊंगी जी। तलहा भट्ट मौजूद हैं हमारे साथ जो कि सिंगर हैं, और साइम राजपूत उनके साथ गिटारिस्ट मौजूद हैं। अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तलहा। क्या हाल चले आप? I'm good, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। साइम आप कैसे हैं? शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आप दोनों का, ये प्लान करके बनाया था, कैसे मुलाकात हुई दोनों की? एक्चुअली हमारा एक बेसिकली एक म्यूचुअल फ्रेंड था, तो हम लोगों ने ना मैंने उससे कहा था, मेरा एक फर्स्ट इवेंट था तो लाइव परफॉर्मेंस देनी थी हम लोगों ने,
तो तब मुझे ज़रूरत थी, मैंने कहा यार किसके साथ परफॉर्म करूँ, आई वाज मतलब कंफ्यूज एट दैट टाइम। तो ही इंट्रोड्यूस मी और उन्होंने मुझे साइम से मिलवाया। अच्छा। एंड ही वाज टू गुड एट दैट टाइम। और अभी भी वैसे कि जैसे सही, तो एक अभी सुनेंगी तो वो बिल्कुल एक आपको मज़ा आएगा। जबरदस्त प्लेयर बन गया। मुझे बताएं सिंगिंग कब स्टार्ट की? ऑलमोस्ट 7 साल हो चुके हैं हम लोग को, और इकट्ठे हम लोग म्यूचुअली इसको जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा। और अभी हम लोगों ने कुछ मैशअप्स भी किए हैं और बड़ा अच्छा हमें उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। सही, तो मुझे साइम आप बताइएगा 7 साल से आप गिटार बजा रहे हैं, आप समझते हैं बड़ा आसान है और इसको सभी लोग बजा सकते हैं, सीख सकते हैं? मेरे लिए बहुत इंस्पायर्ड होता है। नहीं, आसान तो ऐसे नहीं है, काफ़ी मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, सभी इंस्ट्रूमेंट मुश्किल है, तो इस पर टाइम लगता है। मुझे तकरीबन 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं प्ले करते हुए, तो इतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सिंगिंग क्या बहुत आसान है, सभी लोग गा सकते हैं? देखें जैसे कुछ कि टिप्स चाहिए मुझे आपसे, जो नए सिंगर हैं, जो कि हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पर हमें दिखाते भी रहते हैं अपनी महारत, तो उनके लिए कुछ खुसूसी टिप्स जो आप शेयर इनफैक्ट करें। मैं तो बल्कि सोशल मीडिया वाले लोगों से खुद इंस्पायर हूँ। यू नो, आप अगर देखें तो बहुत सा टैलेंट है हमारे पास इस टाइम, जो कि ऐसे प्लेटफॉर्म से उभर कर आगे आता है। तो अगर मैं बात करूँ तो चाहिए लोगों को, हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, फोकस करें अपने वोकल्स के ऊपर। तो उनको वोकल्स पे करने की मतलब एफर्ट्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिंगिंग के बेसिक्स क्या हैं जो आप कहेंगे कि सबसे पहले ये बेसिक्स आपको सीखनी चाहिए, फिर प्रॉपर आपको आगे बढ़ना देखें, चाहिए? सबसे पहले सिंगिंग की नो आपको होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए सुर ताल क्या होते हैं बेसिकली, क्योंकि आजकल बहुत से लोगों को मैंने देखा है मतलब जो उनको आइडिया नहीं भी होता स्टार्ट कर देते हैं, बट ये बेसिक्स होती हैं जिनका आइडिया आपको होना चाहिए। और पैशन कितना जरूरी है? क्या पैशन आप इज द मोस्ट किसी से इम्पोर्टेंट इंस्पायर होके काम पैशन इज द कर? मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस फील्ड एक्चुअली। सबसे ज़्यादा पैशन इंपॉर्टेंट है। अगर पैशन नहीं है आपके पास, देन यू आर नॉट गोइंग टू परस्यू दैट थिंग। सही। क्या कहेंगे आप साइम, पैशन आपका कितना ज़रूरी है? आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो सिर्फ गिटार बजाना है, सिंगिंग करना है, या फिर आप पेंटिंग ही क्यों ना कर रहे हो, क्या जरूरी है अपने आप को फोकस रखना? पैशन बहुत ज़रूरी है। पैशन के बगैर आई डोंट थिंक कि इस तरह कोई बंदा कामयाब हो सकता है। पैशन होगा तो सीरियस लेके काम किया जाएगा, अदरवाइज पैशन ना हो तो बंदा उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेता है। तो अच्छा, व्हाट डू यू थिंक? 7 साल से आप जैसे दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हर दिन आप कुछ नया सीखते हैं? किसी महफिल में जाते हैं तो लोगों से आप कुछ सीख लेते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, ये जो सीखने सिखाने वाला अमल है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप 7 साल से कर रहे हैं तो आप बहुत ज़बरदस्त काम भी कर रहे होंगे, लेकिन कभी आपको लगता है कि मैं अब सब कुछ सीख चुका हूँ, मुझे अब कुछ और नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ ही ऐसी है कि इस पे पूरी ज़िंदगी आप लगा देंगे तब भी ये कंप्लीट नहीं होगी। अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कह सके कि मुझे सिंगिंग की कंप्लीट मैंने सीख ली है या इंस्ट्रूमेंट मैंने कंप्लीट सीख लिया है। और रही बात महफिल की, जिस नई महफिल में बैठते हैं या कहीं आते जाते हैं तो हर जगह से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कुछ सीखने को ना मिला हो। हर नई जगह से कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिलता है। बस एक वो जस्तजू होनी चाहिए कि आपने कुछ सीखना है। मुझे बताइएगा कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, फेवरेट सिंगर कौन है? एक्चुअली आई डू लाइक आतिफ। ठीक है, आपस में डू लाइक चलिए जी, फिर हम कुछ सुन ही लेते हैं आपसे। क्या सुनाएंगे आप? चलें, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। जी जरूर। जी, तो पूरी तैयारी के साथ हम सॉन्ग सुनने जा रहे हैं जी। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोल लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना सीरिया तेरे ढोलना मैं लुटी गईया ढोलना वे मैं लुटी गई लाया लाया सदिरां दे बूहे वे मैं तेरे लई खोले
हुई ना तू कदी हुणे अखियां चोले तेरे नाल तरना डुबना तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना प्यार मेरा तकड़ी च तोलना प्यार मेरा तकड़ी च तोलना एक दिल सी रहा मेरे कोल मैं लुटी गई ढोलना मैं लुटी गई लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सी रहा मेरे कोल वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त गाया आपने। मुझे कुछ फ्यूचर प्लान्स अपने बताइएगा क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स ये हैं, अभी हम लोग बेसिकली हम लोग आपस में कोलैब करके हम लोग कवर सॉन्ग्स कर रहे हैं और इंशाल्लाह अपना भी एक गाना हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो फिलहाल यही है हमारे पास। चलिए जी, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। जिस तरह से आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आप इसी तरह से ज़बरदस्त काम करते रहिए। आप लोग हमें ऐसे प्लेटफॉर्म देते रहिए, हम लोग ऐसे ही लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे बिकॉज़ वी आर हियर टू एंटरटेन एवरीवन, यू नो। जैसे ही आपका नया गाना लॉन्च होगा तो हम एक दफा फिर से आपको मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी पहुंचा। अपने इख्तिताम को अपना ख्याल रखिएगा, वीकेंड को भरपूर तरीके से एंजॉय करिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।